बहुत बहुत खैर मकदम आपका बरेली दर्पण के इस लाइव प्रोग्राम में। आज फिर हम रमज़ान स्पेशल में जो है कुछ सेहत से जुड़ी हुई बात करना चाहते हैं और आज हमारे साथ मौजूद हैं बरेली के जाने माने जनरल फिजिशियन डॉक्टर मोहम्मद जावेद साहब। मैक्स लाइफ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड फहमी IVF सेंटर में आप जनरल फिजिशियन के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं। रमजान में लगातार मैं रमजान से मुतालिक सवाल कर रहा हूँ कि जनरल फिजिशियन से बहुत जरूरी है बात करना, क्योंकि बहुत सारी चीजें आप ही बहुत अच्छी तरह से बता पाएंगे किस तरह के पेशेंट्स आ रहे हैं, किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। इससे पहले भी और भी बहुत सारे डॉक्टर से बात हुई। हमारी कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर से बात करके सेहत से रिलेटेड हम बात करें। और एक बात और मैं कह दूं कि आप लोग जो लोग भी हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, डॉक्टर साहब से भी अगर कुछ राय लेना चाहते हैं, रमजान से मुतालिक किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमको जो है मैसेज कर सकते हैं। मैं डॉक्टर साहब तक आपकी बात जरूर पहुंचाने की कोशिश करूंगा। सीधी तस्वीरें इस वक्त मैक्स लाइव से आप देख रहे हैं। डॉक्टर साहब मैं बहुत बहुत खैर मकदम करता हूँ, रमजान की बहुत बहुत मुबारकबाद। डॉक्टर साहब रमजान कैसे हो रहे हैं, और दूसरा ये कि किस किस तरह के पेशेंट्स आ रहे हैं? जी माशाल्लाह, रमजान का बहुत पावन महीना है अपना और पाक महीना है। और इस समय ज्यादातर लोग शेड्यूल जो है पूरा सब चेंज हो जाता है। जी जी। आप देखिए मैक्सिमम जो है खाने का शेड्यूल है वो चेंज हो जाता है। जी जी। और बहुत सारे जो है पेशेंट हैं, डायबिटीज के हैं, हाइपरटेंशन के हैं, या सांस के पेशेंट हैं, उनकी दवाइयों का पैटर्न भी सब मतलब खाना पीना सब चेंज हो सकता है। जी जी। कैसे करते हैं, तो हम जो इसमें सबसे पहले बात हम करेंगे शुगर के पेशेंट के लिए। अच्छा जी जी। डायबिटीज के पेशेंट के लिए ना, जी। कि आप जैसे बहुत सारे लोग क्या होते हैं डायबिटीज में, जो पुरानी मेडिसिन जो उनकी चल रही है, जैसे पुरानी दवाइयां जो खा रहे हैं, तो वो क्या होता है, वो दवाइयां जो हैं वो डाइट के हिसाब से होती है। कोई भी डॉक्टर जो फिजिशियन देता है MD मेडिसिन, वो दवाइयां आपकी जैसे दिन में हम लोग नॉर्मल 3-4 मील लेते हैं और बीच में कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो दवाइयां उस तरीके से डोज सेट करते हैं कि ताकि जो है बीच में 4 घंटे का गैप ना आए, 5 घंटे का गैप ना आए, आप कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, वो शुगर आपकी कंट्रोल होती रहती है। जी। इसमें क्या होता है कि अब आपका क्या है, 10 घंटे का फास्ट हो जाता है, रोजा हो जाता है। जी जी। अब सुबह 5 बजे से लेके अगर देखा जाए शाम को 6 बजे के बीच में लगभग 11 घंटे का रोजा होना। जी जी। 11 या आई थिंक 13 घंटे, 5 से 5 और 1 6, 13 घंटे का लगभग रोजा हो रहा है। 13 घंटे में आपको कुछ भी नहीं खाना है, कुछ पीना भी नहीं है। तो इसमें क्या होता है, अगर आप जो पुरानी दवाइयां हैं वही दवाइयां आप कंटिन्यू करेंगे, तो वो दवाई क्या करेंगी, वो शरीर में आपके 13 घंटे तक ज्यादा काम करेंगी, और ऑलरेडी आपने खाया कुछ नहीं है, तो आपको शुगर डाउन होने के चांसेस बहुत होते हैं। डाउन होने की कंडीशन को हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं। अच्छा। हाइपोग्लाइसीमिया मतलब आपकी शुगर जो है 70 से नीचे चली गई, 70 मिलीग्राम से नीचे चली गई। जी जी जी। इसमें क्या होता है, आपको आंखों के सामने अंधेरा आ सकता है, चक्कर आ सकते हैं, बेहोश होकर गिर सकते हैं, और लगेगा इतनी वीकनेस होगी आप उठ नहीं पाएंगे। जी। तो सबसे पहले क्या है, जो भी आपकी शुगर की दवाइयां पुरानी चल रही हैं, उसको दवाइयों को आपको इसकी डोज को सेट करना पड़ेगा। अच्छा। रमजान के हिसाब से, अपने डॉक्टर के हिसाब से। और अगर आपकी डोज ज्यादा है तो उस डोज को कम करना पड़ेगा। अच्छा। और दूसरा, रमजान में आपको शुगर चेक करनी पड़ेगी, सुबह भी और दोपहर में भी। शुगर चेक करने से फास्ट नहीं टूटता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम खून चेक कर लेंगे तो हमारा रोजा टूट जाएगा। चलिए भी एक अच्छी जानकारी दो। दिमाग में नेगेटिविटी होती है। मैंने इसके बारे में बहुत पढ़ा, उसमें लिखा हुआ है कि कहीं शुगर चेक करने से या कोई ब्लड निकलने से, ब्लड इन्वेस्टिगेशन लेने से कोई ऐसा रोजा टूटता नहीं है। जी जी। तो आपको क्या बेफिक्र हो गया अपनी, जैसे आपने सुबह मान के चलिए 5 बजे शहरी की, आप 2 बजे 8 घंटे हो जाते हैं, आप सुबह 2 बजे चेक कर लीजिए, लग रहा है कि 100 के नीचे आ रही है, कमजोरी हो रही है, कुछ दिक्कत हो रही है, तो आपको शुगर की डोज थोड़ी सी जो है उसकी डोज कम करनी पड़ेगी। अच्छा। दूसरी चीज क्या होती है इसमें, ये तो हाइपोग्लाइसीमिया बताया मैंने। जी जी डॉक्टर साहब जी। दूसरी जो चीज इसमें आती है कि आपका पैटर्न बढ़ भी जाता है खाने का। अवतार शहर में आप ज्यादा खाते हैं, ऑयली चीज ज्यादा खाते हैं, कि पकौड़ी खा लो, कि ये खा लो, वो खा लो, ठीक है, तो इसमें शुगर बढ़ भी जाती है। जी 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 बिल्कुल। तो आपको बेसिकली ये ट्रैक करना है कि आपकी शुगर, आपका जो पैटर्न है बॉडी का, वो बढ़ने वाला है या घटने वाला है। अच्छा। अगर घटने वाला है तो आपकी डोज कम होगी, और बढ़ने वाला तो आपकी डोज बढ़ानी होगी। अच्छा। कुछ इंसुलिन होती है, कुछ शॉर्ट एक्टिंग होती है जो कम समय के लिए काम करती है, जैसे 3 से 4 घंटा। कुछ इंसुलिन जो है 12 से 8 घंटा काम करती है, कुछ इंसुलिन 24 घंटा काम करती है। तो जो इमीडिएट इंसुलिन जो एकदम शुगर डाउन होती है, वो आपको नहीं लेनी है। जी। पता लगा आपने शहरी में लिया, इंसुलिन लगा लिया, 3 घंटे में खाना खाया, वो डाउन हो गई, फिर आपने खाना ही नहीं खाया, तो उसमें बेहोश हो जाएंगे। बिल्कुल। तो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन जो होती है, जो 24 घंटे काम करती है, उसकी डोज सेट करनी पड़ती है। जी। कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं ग्रुप जो है शुगर एकदम डाउन कर देती है अगर खाना ना मिले। जी। उसमें 2-3 दवाइयों के ग्रुप होते हैं, वो ग्रुप हमें मालूम है। अच्छा। तो वो बेसिकली उन ग्रुप की दवाइयों को अवॉइड करना होता है। अच्छा। अगर वो ग्रुप आप लेंगे, उसकी डोज से आपको कम से कम 24 से 72 घंटे हो सकता है बेहोशी पड़ी रह जाए। अच्छा। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। और लोग क्या होता है, ऐसे ऐसे मरीज जो है हमारे पास आते भी हैं,
जी जी। आपको क्या होगा कि जैसे इमरजेंसी में आया पेशेंट बेहोश हो गया रोजे में 2 बजे, शुगर नापी तो 25 आई से। ओहो जी। पता क्या था कि जो दवाई पहले से चल रही थी वो दवाई खा ली थी, डॉक्टर साहब से कंसल्ट किया नहीं और वही हाई डोज की दवाई खा ली और दोपहर पूरा रोजा था और गिर के बेहोश हो गए। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट बात है डॉक्टर साहब से। फिर वही बात मैं एक बार और भी क्लियर करना चाहता हूं कि जो लोग दवाई खा रहे हैं, जिनको डायबिटिक प्रॉब्लम है, रमजान के वक्त में अपने फिजिशियन से जरूर मिलना चाहिए। मैं समझता हूँ आपकी इस बात से ये चीज निकलती है। हाँ बिल्कुल मिलना चाहिए, बहुत जरूरी है। खासकर दवाई जब तक चेंज नहीं करेंगे, बगैर चेंज करे आपको बिल्कुल रमजान नहीं रखना चाहिए। और दूसरी चीज, रमजान रखने से पहले ही आपको 10 दिन पहले मिलना चाहिए, ताकि आप 10 दिन ये देख लो कि दवाई सेट होने पे हमारी शुगर आ कितनी रही है। रमजान में ही करेंगे तो बॉडी एडजस्ट होने में समय लेती है। अच्छा। तो लोग इस बात को समझते नहीं है, रमजान तो जब चालू होंगे तब होंगे, लेकिन जिनको रोजे रखने हैं वो कम से कम 10 से 12 दिन पहले दवाई सेट करें अपनी रमजान के हिसाब से। तो मुझे लगता है डॉक्टर साहब, हम आज बात कर रहे हैं, रमजान गुजर गए हैं कई, बहरहाल हमें आपसे रोजे से 10 दिन पहले बात करना चाहिए ताकि लोगों को जो है ये मालूम हो जाए। बहरहाल भले ही देरी हो गई है, लेकिन इतनी देरी नहीं हुई है। जो लोग देख रहे हैं वो कम से कम, जैसे आपके पेशेंट तो आपके पास आ सकते हैं, आए, नहीं तो दुनिया भर में जहाँ पर मैंने अपने सारे मरीजों की दवाई सेट कर दी ऑलरेडी जी। जितने मेरे पेशेंट थे 1 महीने से, मैंने सबके मैं पूछ लेता हूँ रोजा रखना है या नहीं रखना। अच्छा। आपकी बीपी की दवाई तो नहीं चलती, हार्ट की दवाई तो नहीं चलती है जी, क्योंकि कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं, डायबिटिक्स बोलते हैं, जो है आपके पेशाब के रास्ते से पानी निकालती हैं जी जी। तो अगर वो आप ज्यादा ले लेंगे तो पानी कमी हो जाएगी जी जी, डिहाइड्रेशन हो जाएगा आपको जी जी जी। तो उनकी दवाई सेट करनी पड़ती है आपको। तो कहने मतलब ये बहुत सारी चीजें, क्योंकि पूरा पैटर्न चेंज हो जाता है, बॉडी का पैटर्न भी पूरा चेंज हो जाता है, तो आपको सारी दवाई उस बॉडी के और टाइम के हिसाब से आपको सेट करना पड़ेगा। तो मैंने अपने सारे पेशेंट की सारी दवाइयां बिल्कुल सेट कर दी। अच्छा, मतलब आपने पहले से ही जो रमजान से पहले से आप इसका प्रोसेस चल जाता है, आप बताना शुरू कर देते हैं कि जो भी पेशेंट आ रहा है रमजान ये नहीं खानी, ये बंद करनी, ये करना है, ऐसा करना है, ताकि उन्हें, और फिर यही बता दिया कि चक्कर आए, बेहोशी आए, कुछ प्रॉब्लम आए तो आप फटाफट अपनी शुगर चेक कर लो। अगर 100 के नीचे आ रहा है या 70 आ रही है और लग रहा है आंखों के सामने अंधेरा आ रहा है तो बिल्कुल रोजा तोड़ दें। अच्छा, नहीं तो बेहोश हो जाएंगे, लेना देना पड़ जाएगा, रिस्क हो जाएगा जान का भी। अच्छा, अगर कंटिन्यू शुगर डाउन रही 5 से 7-8 घंटे तो ब्रेन में क्या होता है, शुगर डाउन होने से ब्रेन डेड हो जाता है। अच्छा, तो उसमें जान का खतरा भी बन जाता है, बहुत कोमा में जा सकते हैं आप। मतलब ये रोजे, अगर किसी को डायबिटीज है तो रोजे रखने में कोई वो नहीं है, रोजे रखे, लेकिन उससे पहले जो है अपनी डोज जो है वो सेट करवा ले। और दूसरी चीज की मल्टीपल प्रॉब्लम ना हो, जैसे साथ में कार्डियक है, साथ में किडनी का दिक्कत ना हो, मतलब अगर सिर्फ शुगर और कोई बीमारी नहीं है तो रोजे रखने चाहिए। मैं जो और चीजों पर जरूर बात करना चाहूंगा, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इस शुगर पे थोड़ी सी, डायबिटीज पे इसलिए बात करना जरूरी है। एक तो यह है कि आपको डॉक्टर अनीस बेग साहब से भी जब भी बात होती है तो आपका के डायबिटिक के मामले में आपका बड़ी तारीफ करते हैं। बहरहाल और पेशेंट से भी बात हुई तो उन्होंने भी यही कहा कि डॉक्टर जावेद साहब का वैसे बहुत अच्छे फिजिशियन है, लेकिन डायबिटिक में बहुत ही एक्सपर्ट है। तो ऐसे सवाल यही है कि रमजान चल रहा है, हम देखते हैं कि रमजान शरीफ में फ्रूट्स भी होती हैं तो वो भी मीठे हैं, और शरबत भी हो जाता है, हालांकि अभी शरबत का वो नहीं है, लेकिन कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं। एक मन होता है कि दिन भर बिल्कुल भूखे रहते हैं, प्यास होता है, ये भी खा लो, वो भी खा लो, ऐसा कर लो। तो ऐसे उसमें उनके लिए किस तरह की प्रिकॉशन बरतनी चाहिए, क्या फ्रूट्स वगैरह खाने चाहिए? अब मैं थोड़ा सा डाइटरी के बारे में बताता हूँ कि क्या खाना चाहिए, डाइटरी पैटर्न कैसा होना चाहिए खाने का। जी जी। इसमें यह है कि जैसे आपको क्या करना है, बहुत सारे जो है आपको ग्रीन वेजिटेबल्स, अच्छा हाँ, जैसे पालक है, आपको जो है गोभी वगैरह है, या आपका काली तोरई वगैरह ना, तो जो ग्रीन हरी सब्जियां जो होती है जी 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 जी, उनको आपको ज्यादा लेना है। अच्छा, दूसरा चीज जो है आपको जिसमें खराबी जो होती है, जो ऑयली की चीजें आप लें टेस्ट के लिए थोड़ा बहुत, एक दो, लेकिन बहुत ज्यादा लेने की जरूरत नहीं। अच्छा, ब्रेड पकौड़े खाने हैं आपको, वो नहीं खाने जी। अच्छा, आपको पकौड़े खाने 1-2 ले लो, टेस्ट मतलब आपको ट्राई करना है कि चलो टेस्ट चाहिए जवान पे, तो 1-2 पकौड़े खा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। अब जैसे आपको कैसे खजूर है, खजूर 1-2 लोग खजूर बहुत खाना चाहते हैं, शुगर बढ़ती है, तो अगर पूरे दिन से आप भूखें तो 2 खजूर खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अच्छा, 1-2 खजूर शाम को खा सकते हैं अवतार के टाइम पे जी, ठीक है। फ्रूट से मैंने बताया आपको, सेब है, अमरूद है, नाशपाती है, पपीता है, ये अच्छे फ्रूट्स होते हैं, शुगर नहीं बढ़ती। इसकी सैलेड बना के, इसके जो मिक्स जैसे वो आते हैं ना, आप बनाते हैं फ्रूट्स बना के, तो फ्रूट को बनाइए, चाट वगैरह मिक्स करके वो खाइए। थोड़ा बहुत मन करे तो आप 3-4 पीस जो है संतरा खा सकते हैं जी, कोई दिक्कत नहीं। आजकल मौसमी फल चल रहे हैं, तरबूज जी जी, आप 2-4 पीस जो है तरबूज के छोटे खा सकते हैं। मतलब ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन लिमिट में आप रहेंगे। अब आपको पता लगा कि आपने तेल का बहुत सारा जो है प्रोटीन वाला खाना खा लिया, तो आपको क्या लगेगा, प्यास ज्यादा लगेगी, प्यास ज्यादा लगेगी तो डिहाइड्रेशन ज्यादा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ज्यादा प्यास लगेगी ज्यादा दिक्कत आएगी। तो कहने का मतलब है ज्यादा मीट मच्छी वाला खाना, ज्यादा ऑयल वाला खाना, ज्यादा चीनी वाला खाना, ज्यादा नहीं, मतलब थोड़ा ले सकते हैं, ज्यादा नहीं लेना है। लेकिन ज्यादा क्या लेना, ज्यादा पानी वाला चीज, ज्यादा पानी पिए,
है ना, ज्यादा अच्छे से जितना अच्छा पानी पिएंगे उतना बेटर है। ग्रीन वेजिटेबल्स, हरी सब्जियां ज्यादा खाएं। बाकी आपके जो है, जैसे मैंने आपको फल बताया, ये फल खा सकते हैं। आपको लिक्विड में दूध वगैरह लेना चाहे तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तरबूज ले सकते हैं, उसमें क्या पानी की मात्रा ज्यादा होती है। वाटरमेलन में सबसे अच्छा पानी होता है, वो डिहाइड्रेशन बहुत अच्छा कंट्रोल करता है। तो शाम को आप थोड़ा तरबूज खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और सबसे अच्छी चीज, जब भी आप खाएं, खाने के बाद आधा घंटा टहले जरूर जी। अच्छा, टहलने से क्या होगा, पेट खाली होगा और आपकी जो भी शुगर थोड़ा बड़ी होगी वो सेटल हो जाएगी। और चाहे वो सहरी हो चाहे अफ्तारी हो, आधे घंटे बाद ही सोए। ये नहीं कि आपने जो है सहरी में उठे, खाना खाया और सो गए। जी जी, वैसे भी मैं समझता हूँ कि खाना खाने के बाद भी अगर तरावी का भी होता है, एक्सरसाइज भी होती है, तो वो भी एक तरह से हो ही जाती है अगर आप इस तरह से। हम ये नहीं कह रहे हैं मन मारो आप, लेकिन थोड़ा खाओ, लेकिन बहुत ज्यादा ऑयली चीजें, बहुत ज्यादा, जैसे शरबत नहीं लेना है। अंगूर केले बहुत मीठे होते हैं एकदम, आपको बहुत सारे खा लो, तो थोड़ा बहुत ले लो। उसमें आपको अगर फ्रूट चाट बनानी थोड़ा बहुत डाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा थोड़ा ले सकते हैं। और ऑयल की चीजें बिल्कुल ना लें, फ्राई और ऑयल की चीजें। चलिए, एक आम आदमी के लिए भी चलो उसको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन होता क्या, दिन भर कुछ नहीं खाया और शाम को एकदम ये भी खा लिया वो भी खा लिया, तो इस तरह से किस तरह की प्रॉब्लम है? इसमें क्या होता है मैं बताऊं। इसमें मेरे पास 2-3 पेशेंट भी आए अभी, उन्होंने अफ्तारी में बहुत ज्यादा खा लिया और उन्होंने क्या करा, अफ्तार में बहुत ज्यादा खा लिया और मॉर्निंग जब शुगर नापी तो 500। ओहो। और नॉर्मल शुगर चलती थी उनकी 150 जी। अब हमने पूछा आपने क्या खाया, कि हमने जो है चीकू खा लिए। मैं बता रहा हूँ, हमने रात में जो केले और अंगूर के जो है साथ जो है चाट खा ली, फ्रूट चाट। हमने जो है पकौड़ियाँ खूब खाई, हमने बहुत सारा चिकन खा लिया है। और रात में हम गए तो रात में हमने कुछ जूस वूस पी लिया, हमें भूख लग रही थी, कुछ और खा लिया, तो 500 शुगर हो गई। तो उनका हमने जो है डाइटरी पैटर्न चेंज किया, अगले दिन शुगर उनकी 150 आ गई, सिर्फ खाने की वजह से। रोजा भी रखने, रोजा भी। तब डायबिटीज पे बात हुई, और भी बात करते रहेंगे, लेकिन अब आपने एक हार्ट की बात की थी कि किसी को अगर कार्डियक प्रॉब्लम है तो उसको किस किस तरह की प्रिकॉशंस रखनी चाहिए, किस तरह से होना चाहिए? देखिए, कार्डियक प्रॉब्लम में क्या होता है, सबसे पहले जो हार्ट के मरीज होते हैं, तो जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको कार्डियक कॉम्प्लिकेशन होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। अच्छा, अगर आपकी शुगर कंटिन्यू बढ़ी रहेगी तो आपकी जितनी हार्ट की जो नलियां हैं खून की, उन पे ज्यादा असर आता है, उनमें ब्लॉकेज होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। क्योंकि अगर आपकी शुगर अनकंट्रोल रहेगी तो आपकी लिपिड प्रोफाइल, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल समझते हैं, तो ये कोलेस्ट्रॉल लिपिड प्रोफाइल क्या है, ये बढ़ जाएगा। अच्छा, जब ये बढ़ेगा तो ये खून की नलियों में जमता है, इसी से हार्ट अटैक होने के चांसेस रहते हैं। अच्छा, तो जितना डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको अपना लिपिड प्रोफाइल कराते रहना चाहिए। लिपिड प्रोफाइल को कंट्रोल रखे। स्मोकिंग वगैरह, जो मतलब ये डायबिटिक पेशेंट है, स्मोकिंग और ये सब अल्कोहल वगैरह जो भी ये चीज ना लें, ऑयली चीजों को अवॉइड करें। तो इनसे क्या होता है, लिपिड गड़बड़ होता है, कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल। जब ये गड़बड़ होगा तो ये हार्ट पे जाके जाएगा, वहां की वो जो उसकी नलियां उस पे जमेगा, और वहां पे जाने क्या होगा, आपको उसको एक कंडीशन होती है एथेरोस्क्लेरोसिस। उससे आपको जब नली ब्लॉक होगी तो आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस रहेंगे। दूसरा, जितना लिपिड गड़बड़ होगा उतनी आपका क्या बीपी बढ़ने के चांसेस रहेंगे। अच्छा, ये सब बेसिकली इनको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर बोलते हैं। मेटाबॉलिक मतलब आपकी शुगर बढ़ गई, सब कुछ गड़बड़ हो गया, उसकी वजह से लिपिड गड़बड़ हो गया, लिपिड करने की वजह से बीपी बढ़ गया, बीपी बढ़ने की वजह से हार्ट प्रेशर आ गया, हार्ट के प्रेशर पड़ा तो किडनी प्रेशर आ गया। मतलब एक चीज ने सब कुछ बिगाड़ दिया। वाकई, तो इन सब चीजों का बाकी प्रिकॉशंस। इसलिए डायबिटीज, मैं आपको बताऊं, डायबिटीज कोई आज की बीमारी नहीं कि आज हुई उसका इलाज आज कर रहे हैं। डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन 5-7 साल बाद आते हैं। अच्छा, आज आपकी शुगर हो गई, आपको आप लोग का बहुत सारे लोग 400 शुगर हो गई, साहब हम तो सही रहते हैं, हम तो दवाई भी नहीं खाते, हमें कोई दिक्कत ही नहीं होती। भाई साहब, दिक्कत आज नहीं होगी। दिक्कत जब वो 400 बढ़ती रहेगी, जो मैंने बताया, लिपिड बढ़ेगा, सब बढ़ेगा, हार्ट पे जमेगा, ब्रेन पे जमेगा, तो जो लकवा लगेगा तब पता लगेगा। जब हार्ट अटैक आएगा तब पता लगेगा, जब किडनी डैमेज होगी तब वो सब होगी 5 साल के बाद। तो हम शुगर का इलाज आज के लिए नहीं करते हैं, आपकी आने वाली जिंदगी खराब ना हो उसके लिए किया। तो इसका मतलब जो है बीच बीच में कराते रहने, बिल्कुल सर। जो जिनकी उम्र 40 के ऊपर हो चुकी है उनको अपना HbA1c लेवल और किडनी का लेवल हर 6 महीने बाद टेस्ट कराते रहना चाहिए। लिपिड प्रोफाइल, थायराइड प्रोफाइल और एक किडनी का टेस्ट, और यूरिन में कोई प्रोटीन वगैरह नहीं ना आए, इसके लिए हर 6 मंथ में एक बार उनका 40 साल के बाद कराते रहना चाहिए। अच्छा, चलिए, जैसे मैंने देखा, मेरे साथ एक तजुर्बा भी हुआ, मैं उस पर शेयर करना चाहूंगा। एक साहब को मैंने देखा, उनका जो था सेहत धीरे धीरे कमजोर दिखे मुझे। मैंने उनसे पूछा क्या कोई दिक्कत तो नहीं है, शुगर वगैरह तो नहीं? बोले नहीं, मुझे तो मिठाई भी खा रहे थे। बोले ऐसा तो नहीं है। मैंने कहा आपने टेस्ट कराया? बोले टेस्ट नहीं कराया मैंने, लेकिन मैंने पहले ही उनको नजर में ये देखा। तो मैं समझता हूँ हमको है 40 से एज हो गई, ऐसा है, जरूरी है, समय रिकमेंडेड है 30 साल के ऊपर जितने भी लोग हैं जी, उनको अपना खाली पेट की शुगर जरूर चेक करनी चाहिए। अच्छा। अगर वो 125 के ऊपर आ रही है तो आपको शुगर हो चुकी है जी। अगर 100 से 125 के बीच में आ रही है शुगर आपकी खाली पेट की, निहार मुंह, 8 घंटे फास्टिंग, तो मान के चलो आप शुगर होने के कगार पे हैं। और 100 के नीचे आ रही तो आप ठीक है।
बस ये सिंपल सी चीज है। एक शुगर टेस्ट आपको बता देगा और 2 मिनट का काम होता है, ज्यादा कुछ नहीं होता। 50 रुपए का टेस्ट है। हर 30 साल के ऊपर के जितने लोग हैं उनको करना चाहिए। कितने अंतराल में करते रहना चाहिए अगर किसी को? देखिए, अगर पेरेंट्स की हिस्ट्री है, जैसे आपके घर में आपके माँ बाप को शुगर है, तो 40% देखा, एक पेरेंट्स को डायबिटीज है तो आपको 20% चांसेस है आपको शुगर होगी 30 साल के बाद। अगर माँ बाप दोनों डायबिटिक है तो 40%। अच्छा। और अगर पूरे रिलेटिव्स में, खानदान में सबको तो 40 से ऊपर 50% आपको संभावना है कि शुगर होगी। हाँ। साथ में एक चीज और देखनी चलती है कि आपका वजन कितना है। आप अगर मोटे हो तो शुगर, फैमिली हिस्ट्री के साथ अगर आप मोटे हो तब आपको शुगर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अच्छा। तब आपको 30 के बाद कराना यार 1 साल में। अच्छा, है ना। तो ये 3 चीजें देखनी है कि तो फैमिली हिस्ट्री होनी चाहिए, दूसरा आपका वजन कितना, तीसरी आपकी एक्सरसाइज कैसी है, आप रोज का 30 मिनट या 50 मिनट चल रहे हो या नहीं चल रहे हो एक्सरसाइज। चौथा कि आपका डाइट पैटर्न कैसा है, कि आप ज्यादा ओवर ईटिंग तो नहीं करते हो, आप ज्यादा मीठे के शौकीन तो नहीं हो, ये चीज भी आपको देखनी है। तो इन सब चीजों को देख के आइडिया लग जाएगा कि आपको जो है कि शुगर होने की संभावना है या नहीं है। अगर आपकी हिस्ट्री है तो आपको हर 1 साल में कराना चाहिए। अच्छा। और हिस्ट्री नहीं है तो आप तब भी 1 साल बाद करा लो, स्क्रीनिंग में उसको फर्क नहीं पड़ता। बहुत ज्यादा खर्च भी नहीं है, अपनी सेहत के लिए क्या है, सेहत के लिए आप करा सकते हो। जी, वाकई डायबिटीज पे बात हो गई, जो है हार्ट पर भी जुड़ ही गया। मेन चीज होती है क्योंकि गर्मी होती है, पानी कम मिलता है, तो एक तरह की होती है कि किडनी प्रॉब्लम भी होती है, स्टोन्स भी होते हैं। ऐसे उसमें इस तरह के पेशेंट किस तरह की प्रॉब्लम से जूझते हैं? और रोजा मैं ये बोलूंगा जो किडनी के पेशेंट होते हैं उन्हें तो रोजा नहीं रखना चाहिए, उसमें डिहाइड्रेशन की वजह से किडनी में फंक्शन खराब हो जाता है। अच्छा। तो जो गुर्दे के मरीज हैं या जो जिनका क्रिएटिनिन लेवल डायबिटीज की वजह से बढ़ गया, तो ऐसे लोगों को रोजा नहीं रखना चाहिए और नुकसानदेह होता है। जिनकी हार्ट में प्रॉब्लम है, डायबिटीज भी और किडनी की समस्या है, उनको रोजा बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। किडनी की समस्या और बढ़ सकती है, पहली चीज। दूसरा, जो नॉर्मल लोग हैं, नॉर्मल लोग क्या करना चाहिए, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो इसमें जितने भी इस समय मौसमी जो फल हैं, जैसे कि आपका संतरा आ रहा है, अनार है, मौसमी जूस है, इनको जूसेस को बढ़ाएंगे तो उससे डिहाइड्रेशन आपका बहुत कम होगा। अच्छा। और ऑयली चीजें, मैंने फिर बोला, जितना ऑयल की चीजें खाएंगे उतना आपका क्या होगा, आपको प्यास ज्यादा लगेगी, डिहाइड्रेशन ज्यादा होगा। तो आप तेल और प्रोटीन की ऑयली चीजें कम रखेंगे। जी जी, वाकई मुझे लग रहा है कि फोन लगातार आ रहा है, कोई इंपॉर्टेंट कॉल भी हो सकती है, थोड़ा सा वक्त हो तो थोड़ा और बात कर पाऊंगा आपसे। बताइए डॉक्टर साहब, एक ये है कि ये तो पेशेंट्स की बात होगी, आम लोगों को भी किस तरह की सलाह देंगे कि भाई रोजे रख रहे हैं, उन सब चीजों में भी जो है, बीमार नहीं भी है, सेहतमंद लोग भी हैं, तो फिर भी अपनी सेहत का देखिए, मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, रोजे बहुत अच्छी चीज होती है। कहते हैं कि अगर अपनी जो बॉडी है, जो आपका शरीर है, जिसमें से बोलते हैं, इसको जो है रिकवरी करने के लिए समय चाहिए होता है। जी, बहुत काम की बात है ये। जी, अगर आप फास्ट करते हैं, मतलब रोजा रखते हैं 8 घंटे से ज्यादा, तो बॉडी अपनी जो सेल्स होती हैं, जो कुछ कैंसर सेल्स बन जाती हैं, छोटी उम्र बनती रहती हैं, कुछ हानिकारक सेल्स होती हैं, वो क्या करती हैं, बॉडी उसको जब उसको अपनी भूख लगती है तो उन सेल्स को खा जाती है। जी, अच्छा। इनडायरेक्टली क्या है, बॉडी अपने आप को साफ करती है। अच्छा, तो उन वाले सेल्स को खा लेती है बॉडी। हाँ, जो खराब सेल्स हैं आपकी बॉडी की, जब आप 8 घंटे से ज्यादा फास्टिंग करते हैं तो आपकी बॉडी को भूख लगेगी, तो वो क्या करेगी, जितनी खराब सेल्स है बॉडी की उन सबको खत्म कर, तो क्या होगा, आप कैंसर फ्री रहते हैं। दूसरी चीज, फास्टिंग रखने से आपको शुगर होने के चांस कम हो जाते हैं। जी, तो आप रोजा रखेंगे, शुगर होने के चांस कम रहेंगे। तीसरा फायदा क्या है कि आपको बीपी बढ़ने के चांसेस कम रहेंगे, क्योंकि लिपिड प्रोफाइल ज्यादा नहीं बढ़ेगा तो आपका बीपी नहीं बढ़ेगा। जी। तो सबसे 3 चीजें मैंने ये चीज आपको बता दी। और दो सबसे अच्छी चीज क्या है इसमें, कि आपका वेट लॉस बहुत अच्छा होता है। अच्छा, लेकिन बस जी शर्त यही है कि आपको जो डाइट जो है वो मेंटेन रखें। अगर जैसे कोई ओवरवेट है, जिसको अपना 10-12 किलो वजन कम करना है, उसके लिए रमजान बहुत अच्छे है। जी जी, उसकी डाइट में सिंपल सी चीज ये है कि आप अफ्तार में फ्रूट चाट खाओ। मैं सिंपल बता रहा हूँ, जो लोग ओबेस है, जिनका वजन ज्यादा है, और जो लोग, जितनी ऑडियंस है, अच्छी जानकारी मिल रही है, बहुत काफी जानकारी है, जो अपना वजन कम करना चाहते हैं और इस महीने में, उसके लिए सबसे अच्छी चीज है अफ्तार में आप फ्रूट चाट खाओ बिना चीनी की पड़ी हुई। उसके बाद अपना 1 घंटा को एक्सरसाइज, मतलब जो भी चलना घूमना है वो करो। उसके बाद लौट के आओ। उसके बाद आपको करना 250 ग्राम बॉइल्ड चिकन और 1 रोटी या थोड़ा सा चावल। जी जी, 100 ग्राम चावल या 1 रोटी, जी जी, वो खा लीजिए। उसके बाद चले जाइए अपने तरावी पढ़ने के लिए। उसके बाद अपना पानी पीते रहिए, जो भी आपको लेना, जूस वगैरह, कोई दिक्कत नहीं। और सहरी में दूध के साथ ओट्स लीजिए। जी, अच्छा, बिना चीनी के। बस आप देखिए, इसको फॉलो करिए, आप 1 महीने में 8 से 10 किलो वेट करा लेंगे। और लेकिन आप रोजा भी बढ़िया रहेगा, हाइड्रेशन हो रहा है, सब चीजें मिल रही है आपको। लेकिन आपका पकौड़ी पे ध्यान रहेगा, समोसे पे ध्यान रहेगा, चिकन पे ध्यान रहेगा, और लगेगा कि शरबत भी मिल जाए, तो फिर आप वजन बढ़ा लेंगे। बिल्कुल, वाकई डॉक्टर साहब जानकारी बहुत अच्छी दी है। मैं समझता हूँ इस वीडियो को और भी बहुत सारे लोग जरूर देखें। बहुत काम की रमजान के हिसाब से तो बहुत काम की चीजें आपको मिल रही हैं। डॉक्टर साहब, चलते चलते एक सवाल यही है कि
सबकी अपनी जिंदगी होती है, आपकी भी एक लाइफ है, जाहिर सी बात है कि आपको भी नमाज पढ़नी होगी, आपको भी रोजे रखी रहे माशाल्लाह से, तरावी भी पढ़ते हैं आप माशाल्लाह से, साथ ही साथ आपको ड्यूटी भी देनी है, पेशेंट्स को भी देखना है। आप अपने रूटीन को किस तरह से लेकर चलते हैं खासतौर से रमजान में? देखिए, मैं सबसे पहले जो भी अपना अफ्तार करता हूँ, अफ्तार करने के बाद, अफ्तार से चालू करेंगे। जी जी बिल्कुल। अफ्तार करने के बाद सबसे पहले जो भी मैंने फूड में ये बताया, मैंने फूड चार्ट में ज्यादा अच्छे जो मैं बता रहा हूँ, ये फूड्स आप उसी को मेंटेन करता हूँ। फूड चार्ट खाता हूँ, फूड चार्ट खाने के बाद आराम से थोड़ा बहुत जो भी अपना ले लिया, उसके बाद मैं आधा पौन घंटा अपनी मगरिब की नमाज पढ़ ली। नमाज पढ़ने के बाद 15-20 मिनट खूब टहलता हूँ। टहलने के बाद फिर अपना वही जो भी घर पे खाना बना हुआ है कम ऑयल का, रोटी और सब्जी जो भी है अपनी, वो खा लिया। खाने के बाद फिर मैं नहीं बैठता हूँ, फिर आधा पौन घंटा टहलता हूँ, ताकि जब आप तरावी को जाओ तो पेट बिल्कुल आपका हल्का हो जाए। फिर तरावी पे चले गए, तरावी करने के बाद आए, फिर अस्पताल में आके जितने मरीज होते हैं सबके राउंड लेने होते हैं। 12:30-1 बज जाता है जाते जाते। 1 बजे वहां पहुंचता हूँ, भूख लग जाती है, फिर से कुछ ना कुछ, तो मैं रात में तरबूज खाता हूँ। 1 बजे खाता जरूर, लेकिन 1 बजे रात के तरबूज का, क्योंकि डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो तरबूज मेरा घटा होता है, जो मैंने आपको बताया वो खाता हूँ मैं। फिर उसके बाद शहरी में उठ के वही दूध और ओट्स और एक आध रोटी खा ली, बस हो गया। उसके बाद आधा घंटा फिर टहलता हूँ। टहलने के बाद जब पूरा पेट खाली होता है, तब फजर की नमाज पढ़ने के बाद फिर 6-7 बजे थोड़ा सोया, फिर 10 बजे तक उठ के हॉस्पिटल में। फिर यही रूटीन है, यही रूटीन चलता है। 1 मिनट लेकिन खाना खा के मैं लेटता बिल्कुल नहीं, क्योंकि लेटने से क्या होता है, पेट में गैस और सब चीजें बनने की संभावना ज्यादा रहती है, और आपको क्या नमाज पढ़ने में दिक्कत आती है, खड़े रहेंगे, परेशानी रहेंगी, और बॉडी भी एक्टिव नहीं होती। बिल्कुल वाकई डॉक्टर साहब, सिंपल सा रूटीन है, इसमें ज्यादा आपका रूटीन ही बिल्कुल वाकई बिल्कुल बहुत सही है जो आप बता रहे हैं, खुद भी उसको फॉलो करते हैं। डॉक्टर जावेद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इस वक्त दिया, और रमजान शरीफ में आप भी दिन भर मैंने देखा इसी तरह से बिजी थे, और इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं समझता हूँ लोगों को भी बहुत अच्छी जानकारी मिली है, और मेरा मकसद यही था कि आपसे ज़रूर बात की जाए, क्योंकि जनरल फिजिशियन बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं, और भी बहुत सारे डॉक्टर से हम मुलाकात करने की कोशिश करेंगे और कर भी रहे हैं, उनसे वक्त ले रहे हैं, क्योंकि रमज़ान है ऐसे उसमें थोड़ा सा मुश्किल होता है। डॉक्टर जावेद साहब ने भी ये अपने बिजी शेड्यूल में से हमको वक्त दिया। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। बस जो भी डॉक्टर साहब ने इंटरव्यू में कहा उसको बार बार भी आप रिपीट करके देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। तो बहुत कारआमद इंटरव्यू रहा है, लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होगा इस रमज़ान में। उम्मीद करते हैं आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। फिलहाल हमको इजाजत दीजिए। मोहम्मद बेग के साथ रिजवान अहमद, बरेली दर्पण।